नमस्कार जी। उत्तराखंड राज्य विशेष की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे, पिछले दिनों हमने जो अध्ययन किया था उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में कृषि के बारे में। तो उत्तराखंड में कृषि और उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हो कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य आप कह सकते हैं। उत्तराखंड की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, कृषि और उससे संगत जो उद्योग होते हैं उनमें लगी हुई है। टोटल यदि हम बात करें तो लगभग 69.77% जो जनसंख्या है उत्तराखंड में, वो आपको देखने को मिलती है कि कृषि और इससे संगत गतिविधियों में लगी हुई है। लगातार जनसंख्या का जो आधिक्य है वो कृषि क्षेत्र पर बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं और इसके संदर्भ में हमने पिछली कक्षाओं में बात किया है। आज हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहली बात आती है कि राज्य में बहुत बार राज्य जो आपका उत्तराखंड राज्य है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि भू सुधार आप देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में भूमि सुधार काफ़ी किए गए, और जो भूमि सुधार किए गए वहाँ से आपके लिए काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे उत्तराखंड कृषि प्रधान राज्य होने के कारण ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, ये आपने देख लिया। और उत्तराखंड में लगातार अब प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड में जो लोग कृषि पर हैं उनको निकालकर अन्य कहीं रोजगार के साधनों से उनको जोड़ा जाए, जिससे कृषि पर जनसंख्या का अधिक कम हो सके। अब इसके लिए क्योंकि कृषि भूमि है तो इससे संबंधित बंदोबस्त भी बहुत सारे होते आए हैं। कुछ अंग्रेजों के काल में हुए हैं, कुछ अंग्रेजों के बाद के हुए हैं। तो कुल बंदोबस्तों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी तक जो बंदोबस्त है, सबसे पहला आपको जो याद रखना है वो याद रखना है 1812 का भूमि बंदोबस्त। 1812 के बाद आपको याद रखना है 1815 और 16 में हुआ भूमि बंदोबस्त, और 1815 और 16 के बाद आपको पुनः याद रखना है एक और बंदोबस्त हुआ था 1815 में, और इसके बाद आपको याद रखना है 1816 में हुआ बंदोबस्त, और इसके बाद पुनः याद रखना है आपको 1863 से 1873 में हुआ बंदोबस्त। ये कुछ भूमि बंदोबस्त हैं जो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, इनका वर्ष याद रखना है क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1812 के भूमि बंदोबस्त के बारे में। तो 1812 में जो भूमि सुधार एवं भूमि परिबंधन के अंतर्गत जो बंदोबस्त लाया गया था, ये गोरखा काल में लाया गया था। तो याद रखना है, गोरखा काल में लाया गया जो भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ये आपका है 1812 का भूमि बंदोबस्त। प्रारंभिक परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है कि गोरखा काल में किस वर्ष में भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में लागू किया गया, लाया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1815 या 16 की जो हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान जो उत्तराखंड के क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त लाया गया, वो ब्रिटिश काल में जो लाया गया था, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त ये 1815 और 16 में लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1815 आप देख रहे हो, 1815 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गार्डनर। गार्डनर के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त लाया गया था जो कि कुमायूं के क्षेत्र में था। तो आपको याद रखना है, कुमायूं के क्षेत्र में जो भूमि बंदोबस्त लाया गया था वो गार्डनर के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1815 के द्वारा लाया गया था। 1816 में यदि हम देखें तो टेल के द्वारा लाया गया था। 1816 में यदि हम देखें तो टेल के द्वारा भूमि बंदोबस्त लाया गया था, और ये भूमि बंदोबस्त गढ़वाल क्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है 1863 और 73। यहाँ पे यदि हम देखें तो 9वां भूमि बंदोबस्त लाया गया था, और ये जो 9वां भूमि बंदोबस्त था ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी जी.ई. बिकेट ने। ठीक है, जिसके कारण इसको बिकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बिकेट बंदोबस्त के साथ साथ आपको बता दें कि पहली बार इस बंदोबस्त में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। तो पहली बार किसी भूमि बंदोबस्त में जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया, वो आपका जो भूमि बंदोबस्त है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा है,
वो आपका भूमि बंदोबस्त है जी.ई. बिकट की अध्यक्षता में लाया गया भूमि बंदोबस्त, जो 1863 से 1873 के बीच लाया गया था। क्रम की बात करें तो यह 9वां भूमि बंदोबस्त था, जो हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमने देखा कि इसी बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त किया गया, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए गए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो 11वां जो भूमि बंदोबस्त है वो आपको महत्वपूर्ण है। 1928 में 11वां भूमि बंदोबस्त लाया गया। ठीक है, 1928 में 11वां भूमि बंदोबस्त लाया गया, और जो 11वां भूमि बंदोबस्त था ये ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त भी था। ठीक है, तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त जो लाया गया वो 1928 में लाया गया, और 1928 में ये जो है ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम था, और इसमें केवल गढ़वाल मंडल में इसका लाया गया था। केवल गढ़वाल मंडल के लिए ये था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक बंदोबस्त केवल गढ़वाल मंडल के लिए था, और गढ़वाल मंडल के लिए जब ये लाया गया था तो इसका जो नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किया था इबर्टसन ने। ठीक है, इबर्टसन के नेतृत्व में ये लाया गया था गढ़वाल मंडल में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 11 जो भूमि बंदोबस्त लाए गए अंग्रेजों के शासनकाल में वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कब लाया गया? ब्रिटिश काल का सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में लाया गया। 1815 में गार्डनर के द्वारा कुमायूं क्षेत्र में, 1816 में टेल के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में लाया गया। इसके बाद 9वां महत्वपूर्ण है। 9वां जो भूमि बंदोबस्त था ये था आपका जी.ई. बिकट की अध्यक्षता में, इसको बिकट बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, और पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को इसी बंदोबस्त में अपनाया गया। इसके बाद आपका 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त जो ब्रिटिश शासन का है वो लाया गया। कब लाया गया? 1928 में लाया गया। किसके नेतृत्व में लाया गया? इबर्टसन के नेतृत्व में लाया गया। किस क्षेत्र में लाया गया? गढ़वाल क्षेत्र में लाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों आपको नाम महत्वपूर्ण हैं कि 15 में गार्डनर के द्वारा कुमायूं और 16 में टेल के द्वारा गढ़वाल में लाया गया था। तो एक यदि याद रखेंगे तो दोनों याद रहेगा। कैसे? आप याद रख लीजिए, या तो गार्डनर ने कुमायूं में लाया या तो टेल ने गढ़वाल में लाया, क्योंकि ये क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो क्षेत्र याद रखना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं। अब तो हमने देख लिया कि अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त को हमने देखा। अब इसी भूमि बंदोबस्त में यदि हम देखें तो आप देखोगे कि ब्रिटिश काल का आपने देख लिया, और ब्रिटिश काल के भूमि बंदोबस्त के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो 1960 और 64 तक 12वां जो भूमि बंदोबस्त था वो लाया जा चुका था। तो 1960 और 64 में स्वतंत्रता के बाद 12वें भूमि बंदोबस्त को लाया गया था, और यह जो भूमि बंदोबस्त था सिर्फ और सिर्फ जो भूमि के हमारे अभिलेख होते हैं उनको अद्यावधि तक सीमित रख दिया गया। तो 12वां भूमि बंदोबस्त कब लाया गया? स्वतंत्रता के बाद 1960 से 1964 के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कई बार कि जो आपका 9वां भूमि बंदोबस्त था जिसको जी.ई. बिकट की अध्यक्षता में लाया गया था, इसमें आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस बंदोबस्त के माध्यम से पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया। पर्वतीय भूमि को जो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, किस भूमि बंदोबस्त के माध्यम से किया गया? ये जो किया गया है, ये किया गया है आपका जी.ई. बिकट की अध्यक्षता में लाए गए भूमि बंदोबस्त के माध्यम से। 9वें भूमि बंदोबस्त के माध्यम से ये किया गया। किस भाग में बांटा गया? पहला बांटा गया तलाऊ। 5 भाग कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। पहला तलाऊ, दूसरा जो भाग था वो था उपराऊ, तीसरा जो भाग था ये आपका था अव्वल, चौथा जो भाग था ये आपका भाग था उपराऊ दोयम, इसके बाद 5वां जो था वो था इजरान, 6वां जो था वो था
ठीक है, तो ये 6 भाग थे जो आपको पता होना चाहिए। और इतना नहीं भी याद है कोई बात नहीं, इतना याद रखिएगा कि 9वें भूमि बंदोबस्त जो जी.ई. बिकेट की अध्यक्षता में लाया गया था, उसी भूमि बंदोबस्त के माध्यम से पर्वतीय भाग को 5 भागों में विभाजित किया गया। इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया भूमि बंदोबस्त के बाद। अब बात आती है पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। उत्तराखंड में किस प्रकार से पर्वतीय कृषि भूमि आपको देखने को मिलती है। जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारे राज्य होते हैं, जो हमारे अन्य राज्य हैं, जो मैदानी राज्य हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे तो जो मैदानी भाग में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है वो मिट्टी के प्रकृति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? मैदानी भाग में भूमि का विभाजन मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। लेकिन पर्वतीय भाग में जो आपको भूमि का विभाजन देखने को मिलता है ये सिंचाई की सुविधा के आधार पर किया जाता है। अंतर पता होना चाहिए। पर्वतीय भाग में सिंचाई की सुविधा के आधार पे और मैदानी भागों में मृदा के प्रकार के आधार पे ये किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्वतीय भाग की यदि हम बात करें तो पर्वतीय भाग में विशेष रूप से 3 प्रकार की भूमि या 3 प्रकार की क्षेत्र देखने को मिलते हैं। पहला जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो है तलाऊ भूमि। दूसरा जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो है उपराऊ भूमि। तीसरा जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो है इजरान। तलाऊ, उपराऊ और इजरान 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब इसमें तलाऊ क्या है, उपराऊ क्या है, इजरान क्या है, यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। तलाऊ भूमि की जब बात करते हैं तो यह एक आप कह सकते हैं कि ऐसी भूमि है उत्तराखंड में, यह एक मिनट का समय दीजिए। उत्तराखंड में यह एक ऐसी भूमि है जो आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध है। तलाऊ का मतलब सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा वाले क्षेत्र, जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा आपको देखने को मिलती है तो उसको बोलते हो आप तलाऊ क्षेत्र। दूसरी बात करें उपराऊ में देखें तो 2 प्रकार से इसको बांटे जाते हैं। कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि उपराऊ क्या है, यह असिंचित भूमि है और यह ऊपरी भागों में देखने को मिलती है। उपराऊ का मतलब असिंचित भूमि और यह उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में, अधिक ऊंचाई वाले भागों में, ऊपरी भागों में देखने को मिलती है। तीसरी है इजरान भूमि। इजरान भूमि क्या होती है? इजरान भूमि आपको याद रखना है उत्तराखंड के संबंध में कि वनों की बीच में या किनारे की जो अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है उसको इजरान भूमि कहते हैं। वनों के बीच में या आप कह सकते हैं जो अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है उसको इजरान भूमि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार भी आपको पता होने चाहिए उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो जब बात आती है उत्तराखंड में खेती की तो 3 प्रकार की खेती आपको देखने को उत्तराखंड में मिलती है। कौन कौन सी विधि देखने को मिलती है? पहले देखने को मिलती है समोच्च रेखीय खेती, दूसरी आपको देखने को मिलती है सीढ़ीदार खेती और तीसरा जो प्रकार देखने को मिलता है वो है स्थानांतरणशील कृषि। अब समोच्च खेती क्या है? समोच्च खेती आपको उन स्थानों पर देखने को मिलती है जो कम ऊंचाई वाले होते हैं, जिनका ढाल कम होता है। कम ढाल वाले क्षेत्रों में आपको समोच्च रेखीय खेती देखने को मिलती है, इसको कंटूर खेती भी कहते हैं। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर पर्वतीय ढाल तीव्र होता है और पर्वतीय ढाल तीव्र होने के कारण, क्योंकि जल अब तीव्र ढाल है तो रुकेगा नहीं, जल नहीं रुकेगा तो जो मृदा की आर्द्रता है वो नहीं बन पाएगी, वो नहीं ज़्यादा दिन तक रह पाएगी, जिसके चलते वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। और सीढ़ीदार खेत बनाए जाने का उद्देश्य होता है कि मृदा की जो आप कह सकते हैं कि मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा है, मृदा में जो नमी की मात्रा है वो बनी रहे। इसके लिए आपको सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं कि जल आए तो उन सीढ़ीदार जो खेत हैं उनमें रुके, ऐसा ना हो कि ढाल पे बह। ठीक है, तीसरा आता है स्थानांतरीय कृषि। और स्थानांतरणीय कृषि जो है वो लगातार विभिन्न राज्यों में बैन की जा रही है और इसको बैन किया भी जाना चाहिए। इस कृषि के अंतर्गत हम
प्रत्येक बार नए क्षेत्र को पकड़ते हैं, नए क्षेत्र को साफ करते हैं, वृक्षों की कटाई करते हैं, झाड़ियों को साफ करते हैं, वहाँ पे एक दो फसल उगाते हैं। इसके बाद जब धीरे धीरे उस मृदा की, उस क्षेत्र की उर्वरता कम होने लगती है, फसल उत्पादन कम होने लगता है, हम उसको छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाते हैं और वहाँ पर हम इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं। इसको बैन क्यों किया जा रहा है? इसको बैन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस प्रकार की खेती से लगातार पर्यावरण का विनाश हो रहा है, लगातार वनों का विनाश हो रहा है। और इस तरह की जो कृषि है, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश देखने को मिलती है। और पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड का क्षेत्र हो गया, इसके बाद मणिपुर में आपको देखने को, मतलब पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और लगातार इनको बैन करने की बात की जा रही है और करना भी चाहिए बैन। ठीक है, चले, अब इतनी जानकारी हमने समझ लिया, खेती के प्रकार हमने देख लिया। अब हम कुछ जानकारी और करने वाले हैं, फैक्ट। एक होता है फसल चक्र, फसल चक्र, और फसल चक्र को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब ये फसल चक्र क्या होता है इसको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फसल चक्र आप जानते हैं किसी निश्चित अवधि में, या आप कह लीजिए किसी निश्चित क्षेत्र में, सबसे पहली बात, एक नियत अवधि में, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि जो मृदा है उसकी उर्वरता बनी रहे। क्या है इसका अर्थ? क्या हो गया? किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में या कुछ वर्षों के अंतराल पे फसलों का इस प्रकार से क्रम रखा जाए कि मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहे, वो ना प्रभावित हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र इसको बोलते हैं। ठीक है, फसल चक्र का निर्धारण करते समय हमें कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए फसल चक्र का करते समय? सबसे पहली बात कि फसल चक्र जब भी हम निर्धारित करते हैं तो हमें ऐसी दो फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें से एक फसल जो है वो गहरी जड़ वाली हो और एक फसल आप कह सकते हैं ऊपरी जड़ वाली हो। मतलब हमें दो ऐसी फसलें रखनी चाहिए जिनमें से एक की जड़ मृदा में कुछ गहराई तक जाती हो और दूसरी जो फसल है उसकी जड़ ऊपरी सतह में ही रह जाती हो। ठीक है, इस प्रकार का यदि हम उदाहरण देखें तो अरहर हो गया, अरहर के साथ आप देखें तो अरहर के बाद गेहूं बोया जाता है। तो अरहर और गेहूं की जब हम बात करते हैं तो फसल चक्र के लिए एक बेहतर उदाहरण है, क्योंकि जहां अरहर की जो जड़ है वो मृदा की परत के नीचे गहराई तक जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो गेहूं की जो फसल है उसकी जो जड़ होती है वो ऊपरी सतह में ही रह जाती है। इसके बाद दूसरा क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब एक बार हम दलहनी फसल उगाते हैं तो अगली बार गैर दलहनी फसल उगाना चाहिए। पहली बात तो जड़ों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरी बात दलहनी गैर दलहनी का जो है एक प्रकार से संयुक्त बनाना चाहिए कि एक बार दलहनी एक बार गैर दलहनी हो। तीसरी बात याद रखना है कि यदि हम मान लीजिए कोई ऐसी फसल लगते हैं जिसमें एक बार अत्यधिक खाद की ज़रूरत पड़ती है, अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरी बार हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी फसल का चुनाव करें जिसमें खाद की भी ज़रूरत कम पड़े और पानी की भी ज़रूरत कम पड़े। तो इस प्रकार से चुनाव हमें करना चाहिए। अब इसकी फ़ायदा क्या होता है? फसल चक्र का फ़ायदा क्या होता है? फसल चक्र का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरता होती है वो बनी रहती है, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है। रोग कीटनाशक, रोग कह लीजिए, कीट कह लीजिए, खरपतवार कह लीजिए, इन सब को नियंत्रित करने में हमें आसानी होती है। तीसरा, सीमित साधनों के अधिकतम उपयोग से हम अधिक फसल उत्पादन कर सकते हैं। और चौथा, इससे जहां मृदा की रक्षा होती है वहीं फसल उत्पादन बेहतर होता है, तो हमारी घरेलू और क्षेत्रीय ज़रूरतें हमें पूरी होती हैं। मान लीजिए हम खाद्यान्न फसल उगा रहे हैं और मृदा फसल चक्र का अनुसरण कर हम खाद्यान्न फसल उगा रहे हैं। उदाहरण के रूप में हमने गेहूं और अरहर को साथ लेकर किया है। अब अगर गेहूं और अरहर को साथ ले रहे हैं तो निश्चित रूप से फसल उत्पादन बेहतर होगा, क्योंकि एक दलहनी है दूसरी गैर दलहनी है, एक गहरे जड़ वाली है दूसरी ऊपरी जड़ वाली है, एक को ज़्यादा जल और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, दूसरे को कम जल और कम पानी की आवश्यकता होती है। इससे हमारा जो संतुलन है वो आपका बना रहता है।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्य की खाद्यान्न फसलों के बारे में। राज्य की खाद्यान्न फसलों के बारे में हम नोट करने वाले हैं, जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, जो हमें जाननी चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट, उसके बारे में हम बात करेंगे। राज्य की खाद्यान्न फसलों से पहले फसलों उत्पादन की बात करेंगे। आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में रबी और खरीफ की फसलें अधिक की जाती हैं, जायद की फसलें भी उगाई जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि उत्तराखंड में रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलों की जो खेती है वो की जाती है, लेकिन रबी और खरीफ फसलों की खेती अधिक है और जायद फसलों की खेती आपको कम देखने को मिलती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे रबी की फसल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, रबी फसल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इसकी जो बुआई होती है वो शीत ऋतु के प्रारंभ में होती है। शीत ऋतु के प्रारंभ में होती है, पहला फैक्ट। दूसरा, शीत ऋतु के प्रारंभ की यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। दूसरा, इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तीसरा, इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों, आलू आदि कुछ रबी की फसलें हैं। इसके बाद बात आता है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें यदि हम देखें तो आप जानते हो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये अधिक जल की मात्रा को, देखें इनकी मांग जो होती है वो अधिक जल की मात्रा होती है, ताप इनको अधिक चाहिए। तो सबसे पहली बात, खरीफ की फसल में अधिक जल और अधिक ताप की ज़रूरत होती है, ठीक है, अधिक जल और अधिक ताप की ज़रूरत होती है। बुआई की इनकी हम बात करें तो जो खरीफ की फसलें होती हैं इनकी बुआई मई से जुलाई तक होती है, ठीक है। कटाई की यदि हम बात करें तो सितंबर से अक्टूबर तक इनकी कटाई होती है। दूसरी बात, फसल की यदि बात करें कौन किन फसलें इसमें आती हैं तो आपको याद रखना है चावल, कोदो, कौसी, मंडुआ आदि कुछ फसलें हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। तो रबी और खरीफ की फसलें क्या हैं वो हमने समझने का, जानने का प्रयास किया है। अब रबी और खरीफ हमने देख लिया तो अब हम बात करने वाले हैं राज्य की खाद्यान्न फसलों के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें आपको देखने को मिलती हैं। तो राज्य के खाद्यान्न फसलों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। राज्य में यदि हम देखें तो खाद्यान्न फसलें सबसे पहले हम देखने वाले हैं राज्य की खाद्यान्न फसलें। राज्य की खाद्यान्न फसलें में आगे हम नोट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले खाद्यान्न का अभिप्राय जो होता है ये घास कुल के पौधों से होता है जिनको आप बोलते हैं ग्रेमनी कुल के पौधे। क्या होते हैं खाद्यान्न फसलों वाले? ये घास कुल के पौधे होते हैं, इनको ग्रेमनी कुल का पौधा भी कहा जाता है। तो खाद्यान्न फसलें विशेषकर घास कुल वाली फसलें हैं, ग्रेमनी फसलें होती हैं जिन्हें दाने के लिए उगाया जाता है। तो खाद्यान्न फसलें क्या हैं? खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें हैं जो घास कुल से संबंधित हैं या ग्रेमनी कुल से संबंधित हैं और इनको दाने के लिए उगाया जाता है। ऐसी फसलों को हम कहते हैं खाद्यान्न फसलें, ये आपको पता होना चाहिए। ये फसलें उत्तराखंड में भरण पोषण को आधार प्रदान करती हैं। भरण पोषण का मतलब, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोगों की जो आप कह सकते हैं लोगों की जो आजीविका का साधन है वो कृषि है, ऐसे में ये जो खाद्यान्न फसलें हैं ये लोगों का भरण पोषण करती हैं। अब इन्हीं खाद्यान्न फसलों में यदि हम देखें तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जो आपको देखने को मिलेगा, प्रमुख खाद्यान्न फसल ये आपको देखने को मिलेगा गेहूं, धान, जौ। यदि हम देखें प्रमुख मोटे जो खाद्यान्न की फसल है
मोटे खाद्यान्न, मोटे खाद्यान्न में आपको देखने को मिलेगा मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा। तीसरा आपको देखने को मिलेगा लघु, लघु खाद्यान्न, और लघु खाद्यान्न में यदि हम देखें मंडुआ, रागी, कोदो। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो खाद्यान्न फसलों की खेती की गई थी, सर्वप्रथम खाद्यान्न फसलों की खेती या कृषि की जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं खेती की गई, वो नवपाषाण काल से की गई। तो खाद्यान्न फसलों की खेती कब से प्रारंभ की गई? सबसे पहले नवपाषाण काल में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम खाद्यान्न फसलों के बारे में देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं, गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कुल की यदि हम बात करें, मैंने आपको बताया कि जो भी खाद्यान्न फसलें हैं ये ग्रेमनी कुल से संबंधित हैं, तो इसका कुल क्या हो गया? ग्रेमनी हो गया। जलवायु यदि हम बात करें कि इसके लिए जलवायु क्या चाहिए गेहूं के लिए, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। इसके साथ साथ तापमान की यदि हम बात करें तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। औसत वर्षा की यदि हम बात करें, औसत वर्षा, तो आपको 80 सेंटीमीटर की औसत वर्षा देखने को मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो बुआई है, अभी मैंने आपको बताया, इसकी जो बुआई है ये अक्टूबर से दिसंबर में होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जलवायु, तापमान, औसत वर्षा और बुआई, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो गेहूं की प्रजाति है उनका नाम क्या है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, ट्राइटिकम। ये भारत में बोई जाने वाली गेहूं की प्रजातियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। अब अगर हम टी लिखें तो टी का मतलब होगा ट्राइटिकम। ठीक है, ट्राइटिकम। अब इनका नाम आपको ज़रूरी है, अभी मैं समय दूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पुस्तकों में इनके बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। ठीक है, और ये तीसरा है। और इसके बाद एक और आता है टी, AES, एस्टीरम। ठीक है, ये 3 गेहूं की प्रजातियां हैं जो भारत में उगाई जाती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला जो दोनों नाम देखने को मिल रहा है, ये पहला नाम जो दोनों देखने को मिल रहा है, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, तो उनकी खुदाई में इन्हीं प्रजातियों को पाया गया था। तो पहले दोनों जो हैं ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त होने वाली प्रजातियां हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको जो तीसरी प्रजाति देखने को मिल रही है, वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में इसी प्रजाति की खेती होती है। संपूर्ण भारत में वर्तमान समय में इसी प्रजाति की खेती होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले दोनों पता होना चाहिए। और इसका जो विकास किया था डॉक्टर नॉर्मन, इनका नाम आपको तो पता ही होगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसका आविष्कार किया था, इसको आगे बढ़ाया था, और इनके लिए आपको पता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो गेहूं के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है कि किन क्षेत्रों में गेहूं, उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपको बता दें, कुमायूं मंडल जो है, यहाँ पर गढ़वाल मंडल की अपेक्षा ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और गेहूं के उत्पादन वाले जो ज़िले हैं आप नोट कर लीजिए, हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर, इसके बाद थोड़ा सा मध्य उत्तराखंड में चले जाइए जहाँ पर गेहूं की खेती देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें अभी आपको बताई गई इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे आज की जो कक्षा है, क्योंकि 1 ही घंटे की इसकी कक्षा रखेंगे आज की, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, कुछ भी हमारा बचे ना।
ठीक है। ये ऐसा ना हो कि आज हम पढ़ा दें और नोट कल कराना पड़े, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुरंत हमें चीज़ें याद होती हैं और साथ साथ जब नोट डाउन हम कर लेते हैं तो चीज़ें हमारी और बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, चले नोट करिएगा। आपको हेडिंग डालना है उत्तराखंड में कृषि। उत्तराखंड में कृषि के अंतर्गत अब आप नोट करिए, उत्तराखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तराखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 69.77% आबादी, सारी चीज़ें बोर्ड पे नोट है, तो जो ऐसी चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा, आप बोर्ड में देख लीजिएगा, जिससे कुछ भी स्पेलिंग का ही मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ आपका फैक्ट कोई गलत ना हो। ठीक है, चलें। यहाँ की 69.77% आबादी कृषि और इससे कृषि और इससे संबंध या कृषि और इनके संगत गतिविधियों में लगी हुई है। कृषि और इनके संगत गतिविधियों में लगी हुई है। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के पूर्व से लेकर, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक कई भूमि बंदोबस्त किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, नोट करिएगा। अंग्रेजों के ठीक पूर्व 1812 में सर्वप्रथम गोरखाओं के द्वारा भूमि बंदोबस्त लाया गया था। उसके बाद 1815 और 16 में, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त लाया गया। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त लाया गया। राज्य में अब तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त लाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त लाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त लाए जा चुके हैं। 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमायूं में, 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमायूं में तथा 1816 में टेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त लाया गया। टेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त लाया गया। अगला नोट करिएगा, ब्रिटिश काल का 9वां और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त
ब्रिटिश काल का 9वां और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त 1863 से 1873 में 1863 से 1873 में लाया गया, जिसका नेतृत्व जी.ई. बिकेट ने किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नेतृत्व जी.ई. बिकेट ने किया, जिसका नेतृत्व जी.ई. बिकेट ने किया। बिकेट की अध्यक्षता में होने के कारण इसको बिकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बिकेट की अध्यक्षता में होने के कारण इसको बिकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे नोट करिएगा। बिकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया और इसके द्वारा उत्तराखंड के पर्वतीय भूमि को उत्तराखंड के पर्वतीय भूमि को और इसके द्वारा उत्तराखंड के पर्वतीय भूमि को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में गढ़वाल मंडल में 1928 में गढ़वाल मंडल में इबटसन के द्वारा लाया गया। इबटसन के द्वारा लाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1960-64 तक, स्वतंत्रता के बाद 1960-64 तक लाए गए 12 बंदोबस्तों में सिर्फ भू अभिलेखों को अद्यावधिक रखने तक सीमित रखा गया। ठीक है, सीमित रखा गया। राज्य में भूमि नापने के लिए नाली व मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। राज्य में भूमि के मापने के लिए नाली और मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर तथा 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अगला नोट करिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तराखंड में कृषि भूमि के प्रकार। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में कृषि भूमि का प्रकार।
ठीक है, इसमें नोट कर लीजिए। राज्य के पर्वतीय भागों में भूमि का विभाजन, राज्य के पर्वतीय भागों में भूमि का विभाजन सिंचाई की सुविधा के आधार पर किया जाता है। सिंचाई की सुविधा के आधार पर किया जाता है। उत्तराखंड में कुल पर्वतीय भूमि को, उत्तराखंड में कुल पर्वतीय भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, तलाऊ भूमि, तलाऊ भूमि। दूसरा, उपराऊ भूमि, तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि। और तीसरा, इजरान भूमि। तलाऊ, उपराऊ और इजरान। अब इसमें लिखिएगा, तलाऊ भूमि में लिखिएगा, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है। यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है और यहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था भी होती है। और यहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था भी होती है। दूसरा, उपराऊ भूमि में लिखिएगा, यह एक असिंचित भूमि है। यह एक असिंचित भूमि है जो घाटी के तलों में मिलती है। यह एक असिंचित भूमि है जो पर्वतीय ऊंचाइयों पर मिलती है। तीसरा, इजरान भूमि में नोट करिएगा, यह भूमि वनों के बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में किनारे पर अपरिपक्व रूप में होती है। अपरिपक्व रूप में होती है, जिसको इजरान भूमि का नाम दिया जाता है। उत्तराखंड में गांवों की समीप में स्थित भूमि को घरया, उत्तराखंड में गांव के समीप स्थित भूमि को घरया और गांव के मध्य की भूमि को बिचौलिया कहते हैं। और गांव के मध्य की भूमि को बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, देखो, खेती के मैंने 3 प्रकार आपको बताए, उसको आप स्वयं नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला समोच्च खेती, समोच्च खेती के साथ साथ मैंने आपको बताया जिस समोच्च खेती को कंटूर खेती भी बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया सीढ़ीदार खेती, और सीढ़ीदार खेती के बाद तीसरा मैंने बताया स्थानांतरणीय। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप स्वयं से नोट कर सकते हैं। 2-2 पंक्तियां नोट कर लीजिएगा। डिस्कशन मैंने अभी किया था, डिटेल में मैंने उसके बाद बताया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो एक फैक्ट मैंने आपको बताया था फसल चक्र के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं फसल चक्र के बारे में। तो चलिए फसल चक्र के बारे में नोट करते हैं। फसल चक्र, हेडिंग डालिएगा फसल चक्र, और इसमें लिखिएगा एक निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना। एक निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो। किसी नियत क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना
कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, क्या देखा हमने? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस प्रकार उगाया जाना कि उसकी उर्वरा शक्ति, मतलब मृदा की उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो, उसको बोलते हैं फसल चक्र। इसमें नोट करिएगा, फसल चक्र का निर्धारण करते समय, फसल चक्र का निर्धारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फसल चक्र के निर्धारण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल चक्र के निर्धारण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला, एक बार कम गहरी वाली, एक बार में कम गहरी वाली फसल के साथ, कम गहरी जड़ वाली फसल के साथ अधिक गहरी जड़ वाली फसल का विकल्प चुनना चाहिए। उदाहरण के रूप में गेहूं और अरहर। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का चुनाव करना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का चुनाव करना चाहिए। और तीसरा नोट करिएगा, अधिक खाद व पानी के बाद, अधिक खाद व पानी के बाद कम खाद व कम पानी की ज़रूरत वाली फसल का चुनाव करना चाहिए। तो इन तीन बिंदुओं का हमें ध्यान में रखना है। एक बार हम कम जो उथली जड़ वाली है, एक बार गहरी जड़ वाली। उसी समय यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे फसल चुनना है जो एक ज़्यादा जल की मात्रा को अवशोषित करती हो, एक जो कम मांग करती हो। तीसरा, एक दलहनी होनी चाहिए, एक बार गैर दलहनी होनी चाहिए। फ़ायदे इसके लिखिएगा, फसल चक्र के फ़ायदे। फसल चक्र से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसल चक्र से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इससे रोग, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में, इससे रोग, कीट और खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है। इससे रोग, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है। सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करके, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करके, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे जहां मृदा क्षरण को कम किया जाता है, इससे जहां मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, इससे जहां मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ बेहतर फसल उत्पादन के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ बेहतर फसल उत्पादन के माध्यम से घरेलू और बाजार मांग की पूर्ति भी की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फसल चक्र। अब हम बात करते हैं राज्य की खाद्यान्न फसलें। इसमें लिखिएगा, फसल चक्र हो गया आपका, खेती का आपका प्रकार हो गया, खेती के प्रकार के साथ साथ फसल उत्पादन की अब हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा फसल उत्पादन। राज्य में रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। राज्य में रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में,
रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अर्थात रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर तक और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है। और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है। गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि रबी की फसलें हैं। अगला नोट करिएगा, खरीफ फसलें। खरीफ फसलें, इसमें नोट करिएगा, यह फसलें अधिक जल तथा अधिक ताप की मांग वाली होती हैं। यह फसलें अधिक जल तथा अधिक ताप की मांग वाली होती हैं। इनकी बुआई मई से जुलाई तक और कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसके अंतर्गत चावल, कोदो, मंडुआ, झंगोरा और मक्का आते हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट करिएगा, राज्य की खाद्यान्न फसलें। अगला नोट करिएगा, राज्य की खाद्यान्न फसलें। इसमें नोट करिए, खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल या ग्रेमनी कुल के पौधों से है। खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल या ग्रेमनी कुल के पौधों से है जो कि दाने के लिए उगाई जाती हैं। खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल या ग्रेमनी प्रकार के पौधों से है, ग्रेमनी कुल के पौधों से है जो कि दाने के लिए उगाई जाती हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, धान, जौ। प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, धान, जौ आते हैं। इसके अतिरिक्त मोटे खाद्यान्न और लघु खाद्यान्नों की भी खेती इसके अतिरिक्त मोटे खाद्यान्न और लघु खाद्यान्नों की खेती भी उत्तराखंड में की जाती है। लघु खाद्यान्नों की खेती भी उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, नोट करना है कौन कौन से हैं तो आप नोट कर सकते हो। प्रमुख खाद्यान्न में गेहूं, धान, जौ। मोटे खाद्यान्न में मक्का, ज्वार, बाजरा। लघु खाद्यान्न में मंडुआ, रागी, कोदो। ठीक है, अब इसी में नोट डाल के एक जगह लिख लीजिएगा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, नोट डाल के लिख लीजिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए अब एक एक खाद्यान्न फसलों के बारे में हम देखेंगे और पहला हेडिंग आपको डालना है गेहूं। गेहूं आपको हेडिंग डालना है। अब गेहूं में सबसे पहले फैक्ट नोट कर लीजिए, इनका कुल क्या है, ग्रेमनी कुल है। जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है। तापमान क्या चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। औसत वर्षा कितनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर चाहिए। बुआई कब होती है, अक्टूबर से दिसंबर। इतना फैक्ट नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इसी तरह नोट करेंगे तो आसानी रहेगी याद करने में भी, तो इसी तरह नोट करिएगा, पंक्तियों में नहीं नोट करना है। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, नोट हो गया। जलवायु उष्णकटिबंधीय, कुल ग्रेमनी, तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर, बुआई अक्टूबर से दिसंबर। आगे अब नोट करना है आपको भारतीय गेहूं की प्रजाति। भारतीय गेहूं की प्रजाति पहला और दूसरा आपको नोट कर लेना है। भारतीय गेहूं की प्रजाति पहला और दूसरा आप नोट कर लीजिए, दोनों नोट करिए।
भारतीय गेहूं की प्रजाति ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्पैरकोकम, ये दोनों नोट करना है। और इसमें लिखना है कि भारतीय गेहूं की प्रजाति, पहला दूसरे इन दोनों की बात हो रही है, ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त प्रजातियां हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त प्रजातियां हैं। वर्तमान समय में ट्रिटिकम एस्टिरम AESTIRUM, ट्रिटिकम एस्टिरम, वर्तमान में ट्रिटिकम एस्टिरम प्रजाति की गेहूं की खेती पूरे भारत में की जाती है, जिसका विकास डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनका नाम अच्छे से लिखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा किया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नोट करिएगा। अभी आगे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। यह उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य भाग के 33% क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य भाग के 33% क्षेत्रों में उगाया जाता है। कुमायूं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है। राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया, बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। और कल हम और अन्य खाद्यान्न फसलों जिनमें आपका चावल आएगा, गन्ना के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद कुछ आप जानते हो कि यहाँ पे खाद्यान्न फसलों के अलावा कुछ व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, उनकी बात करेंगे। सब्जी और मसालों की भी बात करेंगे। तो इनकी चर्चा आपको अगली कक्षा में देखने को मिलेगी। और यहाँ तक जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें कि अब आपने चैनल पे देखा होगा तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उस प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे जिस प्रकार से प्रश्नों को हल कराया गया है, अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, डिटेल बताई जाती है, उसको हल करने का प्रयास करें। क्योंकि हमें सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं करना है, हमें अपनी इसी कक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी बेहतर तैयारी करनी है। तो आज की जो चर्चा है वहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।